नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की प्रथम नागरिक, राजस्थान विधानसभा में पहुंची और उनका संबोधन सुनने के लिए विधानसभा के अधिकतम सदस्यों ने वहां पहुंचने की कोशिश की। सत्ता पक्ष में हालांकि मुख्यमंत्री की आज तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पैरों में प्लास्टर है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मिलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश भी की। आज ये विधानसभा का आखिरी सत्र का पहला दिन था चुनाव से पहले। अब इसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और 16वीं विधानसभा का गठन होगा। 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरी सत्र में देश की राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े राज्य में पहुंचती हैं और उसके बाद वो जो कुछ कहती हैं उसको वाकई में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा राजस्थान विधानसभा में और उसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में, लोकतंत्र को मजबूत करने में कितना कारगर होगा, तो विधायकों और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात पहुंचाने में वो कितनी कामयाब हुई है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ एक अच्छा पैनल हमारे साथ है, वरिष्ठ मेहमानों का। शैलेंद्र धाबाई है बीजेपी से, प्रियदर्श भटनागर है कांग्रेस से और राजीव जैन साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति में गहरी समझ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान के हर पहलू को, राजनीतिक सामाजिक रंग को समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी प्रियदर्शी भटनागर जी। सरकार कांग्रेस की है लेकिन राष्ट्रपति बीजेपी की, और जिस तरह से आज उन्होंने बहुत ही शानदार उद्बोधन दिया, उसके बाद क्या समझ में आया, क्या कुछ राष्ट्रपति के उद्बोधन से सीखा विधानसभा में? देखिए, राष्ट्रपति महोदया जी आज राजस्थान पधारे। राजस्थान की जनता ने उनका तहे दिल से स्वागत किया और इसी के क्रम में उन्होंने आज अपना जो उद्बोधन दिया विधानसभा में, तो उस उद्बोधन से साफ तौर पर या सकारात्मक नजरिए से देश की जनता के साथ साथ में सभी एमएलए, सभी विधायकों के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया कि लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता मजबूत और उसको मजबूत बनाने के लिए सबको अपने व्यक्तिगत हितों से उठकर आम जनता के हितों में और नैतिक उत्थान के संदर्भ में काम करना चाहिए। और उन्होंने एक पूरे देश के, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक मैसेज दिया, क्योंकि राष्ट्रपति जो है महामहिम होते हैं, पूरे देश, उनका कहा हुआ बात पूरे देश पे लागू होता है। तो उन्होंने आज राजस्थान के आगमन पर यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए पूरे देश के लिए एक मैसेज दिया। उनका मैसेज का तात्पर्य सीधा यही था कि जो एक स्वस्थ और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे देश में चल रही है, उसको आगे कायम रखने के लिए जो विधायक है उन्होंने क्या क्या गुण होने चाहिए, उसी के बारे में उन्होंने ध्यान उनका इंगित किया। जी जी जी। शैलेंद्र धाबाई जी, एक संदेश देने की कोशिश, राजनीतिक संदेश पूरी तरह से और स्पष्ट संदेश देने की कोशिश द्रौपदी मुर्मू की तरफ से की गई। इससे पहले भी कई बार जब उनके संबोधन अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रमों में हुए हैं तो चर्चा का विषय बने हैं। बड़ी संजीदगी के साथ वो अपनी बात को रखती हैं। आपने किस तरह से देखा आज के इस उनके उद्बोधन को, शैलेंद्र धाबाई जी? मीना जी, देखिए, प्रथम तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अब किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जरूर थी, समर्थन दिया था। आज वो देश की प्रथम महिला है और वो अब पार्टी से ऊपर है और एक देश की हेड है, क्योंकि संविधान की जी वो बिल्कुल रक्षक हैं। बिल्कुल। और जो मैं भी अपनी हमारे बात में सुधार, मैं अपनी बात में सुधार करती हूँ। बिल्कुल सही कहा जी आपने शैलेंद्र धाबाई जी। जी बिल्कुल, देश की प्रथम अब नागरिक हैं आज वो, जो उनका बीजेपी की कैंडिडेट थी वो, बिल्कुल ठीक है। हाँ थी, जी। बिल्कुल। आज आज जो उनका उद्बोधन हुआ राजस्थान की विधानसभा में, वो पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ है कि कोई महामहिम राष्ट्रपति जी ने आकर एक यहाँ उद्बोधन दिया और यहाँ राजस्थान के विधायकों को एक नसीहत देने की कोशिश की, एक संदेश देने की कोशिश की कि राजनीति जो है वो किस दिशा में आगे जानी चाहिए। उसी को लेकर उन्होंने आज उद्बोधन दिया। और राजस्थान की जो संस्कृति, परंपरा, वास्तु, जो यहाँ एक बहुत रिच कल्चर है राजस्थान का, उसका भी उन्होंने उसमें जिक्र किया। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति महोदया ने राजस्थानी भाषा में
अपना उद्बोधन शुरू किया और वीरों की धरती को नमन भी किया, विधानसभा को नमन किया, और किस तरह से यहाँ राजस्थान की जो परंपराएं रही हैं, संस्कृति रही है, जो शिल्पकारिता रही है, वस्तु का कारीगरी रही है, और जिस हिसाब से राष्ट्रपति भवन में के बनने में भी राजस्थान के पत्थर और शिल्पकारों का है, उन सबको भी उन्होंने याद किया, धन्यवाद दिया, और एक बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक राजस्थान का डिस्क्रिप्शन एक करते हुए कि एक समाहित करते हुए पूरे देश के साथ उन्होंने राजस्थान की परंपरा को आगे ले जाने और संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने राजस्थान के उद्यमियों ने जो परचम फहराया है देश विदेश में जाकर, और जहां उन्होंने व्यापार किया है, उसको भी उन्होंने सराहा, उनकी बात करी, और साथ साथ विधायकों को राजनीति में शुचिता को रखने की बात, नैतिकता और लोकतंत्र को किस तरह से जीवित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, मजबूत किया जाए, उसके बारे में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, जो मेरे को लगता है अपार्ट पार्टीज होना है वो मैसेज। और उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि आपको जनता चुनती है, तो आप मैं और मेरे पे छोड़ के आपको हम पर आना चाहिए। हमारी जनता, हमारा देश, हमारी राष्ट्र, हमारा समाज, उनके उत्थान के लिए आपको काम करना है और निरंतर काम करना है, क्योंकि विधानसभा जो है वो एक लोकतंत्र का मंदिर है, राज्य के लोकतंत्र का मंदिर है, और वहां पर जनता की नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, उनके समस्याओं का समाधान किया जाता है, नई नीतियां दी जाती है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, विकास की बात होती है। तो ये तमाम बातें उन्होंने आज रखी कि किस तरह से हमें, मैं अहम भाव को छोड़कर कि मेरा क्षेत्र, मैं, मेरा राज्य, इन सब को छोड़कर उन्होंने हम की भावना से किया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मीना जी, की भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में पहला शब्द यही है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आज उन्होंने उसको सार्थक करा कि हम होने चाहिए, हमारी जनता, हमारा, यूं कहना चाहिए शैलेंद्र धाबाई जी की उन्होंने याद दिलाया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम शब्द से होती है, और हम उसको भूल चुके हैं, क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं और मैं इतना ज्यादा हावी हो चुका है सब पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के भी, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अपनी जड़ों को जरूर देखें, अपने संविधान को जरूर देखें, और उसको देखें ही नहीं, उस पर अमल भी करें। बहुत सही बात उन्होंने आज, क्योंकि प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आज के दौर में, जब राजनीतिक कहीं ना कहीं शुचिता कम होती जा रही है। राजीव जैन साहब, विधानसभा में मौजूद थे आप, विधानसभा में जब राष्ट्रपति बोल रहे थे और इस तरह के संविधान को याद दिलाने से लेकर नैतिकता और शुचिता की बात राष्ट्रपति जब कर रहे थे, तो किस तरह की प्रतिक्रिया सदन में थी? जो लोग बैठे हुए थे, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष, गवर्नर और पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए हमारे सभी साथी, क्या पहला रिएक्शन था? देखिए, सबसे पहला तो रिएक्शन जो मैं समझा वो इस तरीके का था कि राष्ट्रपति महोदय ने एक तरीके से जनप्रतिनिधियों को बहुत बड़ी नसीहत भी दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में जो आखिरी में कहा कि मैं और मेरा वाला। आपकी आवाज काफी कम आ रही है राजीव जी, अगर थोड़ा ऑडियो थोड़ा बढ़ा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आ रही है सही? जी, थोड़ा पास ले लीजिए फोन को, कोई बात नहीं है। हाँ, तो उनका एक तरीके से जनप्रतिनिधियों को नसीहत देने वाला भी काम था कि वो मैं और मेरा वाला भाव छोड़कर हम वाला, उसमें कि मैं मेरी जनता के लिए क्या कर सकता हूँ, देश के लिए क्या कर सकता हूँ, राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ। तो जनप्रतिनिधियों को उन्होंने एक तरह से नसीहत भी दी कि इस चीजों को छोड़े। और उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से सदस्य बैठे हैं जो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार चुनकर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनता ने उन पर बहुत बड़ा भरोसा किया है। तो वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए काम करें। जनप्रतिनिधियों को नसीहत के रूप में कहा कि वो कानून का निर्माण ऐसा करें जो जनता के हित में हो, उनकी बहबूदी के लिए काम करें। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति का जो उद्बोधन था वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को नसीहत देने वाला भी था कि उनको ये 7 करोड़ की जनता ने एक इतना बड़ा मौका दिया, वो भाग्यशाली है कि जनप्रतिनिधि बने। तो उस जनता के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने जिम्मेदारियों का भी एहसास कराया अपने उद्बोधन में। हालांकि जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए कहा कि आप लोग जनता के हित में काम करिए, कहीं ना कहीं जनता आपको देख रही है, वो चुनती है, तो बड़े भरोसे से आपको यहाँ भेजा है इस सदन में, और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा मंदिर के रूप में है। तो
उन्होंने उस चीज को नमन भी किया कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो साथ में उन्होंने राजस्थान के इसी सदन के 2 सदस्यों का भी जिक्र किया कि आज वो देश के बहुत बड़े सदनों का संचालन कर रहे हैं। तो राजस्थान के जनप्रतिनिधियों का भी एक तरह से उन्होंने सम्मान के रूप में कहा कि यहाँ के 2 जनप्रतिनिधि, एक राज्यसभा के सभापति हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने ये भी एक बड़ाई के रूप में देखा कि राजस्थान के जनप्रतिनिधि काफी काबिल होते हैं। तो उन्होंने उस रूप में कहीं ना कहीं जहाँ देखा जाए जो जनप्रतिनिधि है उनको सीख मिली। और वो जो उनके भाषण का आखिरी चरण चल रहा था तब बिल्कुल सब सन्नाटे से उनको सुन रहे थे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने एक सीख वाली बात, नसीहत वाली बात और जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए जो भी बातें कही, तो निश्चित रूप से यदि उस पर अमल होता है तो हमारी विधायिका बड़ा अच्छा काम कर सकती है, हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर सकते हैं। जनता की आकांक्षाओं को कैसे खरा उतरा जाए, उनके भाषण का लब्बो-लुबाब ये भी था कि जनता की आकांक्षाओं पे आपको खरा उतरना है। जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उनका ये भी एक मंतव्य था। तो निश्चित रूप से विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति का भाषण हुआ है, सीधा भाषण हुआ है जो सदन के अंदर हुआ है। इससे पहले 2001 में जब नई जी विधानसभा का जी उद्घाटन राजीव जी आपका थोड़ा सा ऑडियो और ठीक होगा तो दर्शक ज्यादा अच्छे से आपको सुन पाएंगे, और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो अपने सवाल भी हमारे मेहमानों से सीधे पूछ सकते हैं। आप इनबॉक्स में अपना सवाल डालें फेसबुक पर और यूट्यूब पर, अगर आपको पैनलिस्ट से कोई सवाल जानना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी केजी श्रीवत्सन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन जी, आपने भी राष्ट्रपति का भाषण सुना। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई राष्ट्रपति आकर संबोधित कर रहा है विधायकों को। ये निश्चित रूप से एक अच्छी परंपरा जिसे कहें समझी जा सकती है, वो भी तब जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार का लगभग मतलब 4 महीने का समय बाकी है चुनाव में जाने को है। तो सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह के कई जो प्रयास किए हैं उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। विधानसभा में आज राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उसको लेकर मैंने राजीव जैन जी से जो बात पूछने की कोशिश की थी, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली वहां पर? मीना जी, देखिए, मुझे भी इस गौरवान्वित क्षण का गवाह बनने का मौका मिला क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था आज की विधानसभा में। और इससे पहले भी जब भी राजस्थान में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की ओर से यदि कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि एक राजस्थान में सीपी जोशी ने परंपरा शुरू की है, तब हमेशा मीडिया को भी बकायदा बुलाया जाता है, समझने की कोशिश करवाई जाती है कि लोकतंत्र क्या कहता है, किसकी क्या भूमिका है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि किस शख्स की क्या भूमिका। कुछ इंटरनेट इश्यू है श्रीवत्सन जी के, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक महेश शर्मा जी, आप सुबह सुबह उठे हैं, आपकी लंदन में शुरुआत हुई है, सुनने का आपको मौका मिला है कि नहीं मिला है, सुन पाए हैं आप? श्रीवत्सन जी जुड़ चुके हैं। जी श्रीवत्सन जी। नहीं, मैं लंदन जी नहीं देखिए, हूँ, मैं इस समय न्यू जर्सी अमेरिका में हूँ। एक जी 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 अच्छा, जो जी मीना जी, जैसा मैं बता रहा था कि मुझे भी उस क्षण का गवाह बनने का मौका मिला क्योंकि सीपी जोशी ने एक बड़ी परंपरा अच्छी शुरू की है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट श्रीवत्सन जी, आपको एसोसिएशन की। आपको कैमरा रोटेट करना पड़ेगा। श्रीवत्सन जी, कैमरा रोटेट करिए और आपका ऑडियो ठीक करिए, तब तक हम महेश शर्मा जी को सुनते हैं। जी महेश जी। देखिए, जो ये तो बड़ा स्वागत योग्य है कि राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया, सब कुछ बात कही, संविधान की बात की, राजस्थान के गौरव की बात कही, और साथ साथ ही उन्होंने, जहाँ संविधान की जब बात आती है तो उसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों के अधिकार और उनके कार्य क्षेत्र का, और उन्होंने उसमें काफी कुछ इंगित किया है इस मामले में। सबसे बड़ी जो आज जो लोकतंत्र की बात जो कही जाती है कि लोकतंत्र को हम मजबूत कैसे बनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र जो है मजबूत हो रहा है या नहीं, या लोकतंत्र की आड़, कहने को तो लोकतंत्र कहा जा रहा है लेकिन उसको हम कितना पुष्ट कर पा रहे हैं, ये भी देखने की बात है। सबसे पहले ये है कि विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों की भूमिका कितनी है, कितने वो कानून उनके नियमों के जानकार हैं, कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, कितने दिन तक किए जाते हैं, और उनका विधानसभा के भीतर
कैसा मतलब भूमिका रहती है, जो विषय हैं जनता से जुड़े हुए उनकी बजाय कौन से मुद्दे आते हैं जिन पे मतलब क्या कहते हैं ना, बहस का वो जो बहस का जो मुद्दा है, जनता के मुद्दों की बजाय राजनीतिक जो उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जो किए जाते हैं, तो इन चीजों की उन्होंने गौर कराने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र को अगर मतलब इसका ध्यान रखना है, तो इसका जो मंदिर है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए कितना योगदान रहता है। आज स्थिति अधिकांश विधानसभा या हो या कोई लोकसभा की हो, हंगामा निकल जाती है। ये हंगामों में निकलने का है, ये जहां तक है जो हंगामे जो हो रहे हैं उसमें राजनीतिक इरादे बहुत ज्यादा छिपे होते हैं और जनता की बात गौण हो जाती है उस हंगामों में, और सदन की गरिमा भी प्रभावित हो जाती है। तो इन सब चीजों पर उन्होंने एक तरह से दिया है कि उन्होंने संविधान को याद दिलाया है और साथ ही ये भी बताया है कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व क्या है। आज जनप्रतिनिधि न तो बहसों में इतना भाग ले पाते हैं, न उपस्थित होते हैं, और होते भी हैं तो किन मुद्दों को लेके आते हैं। कई तो मौन बैठे रहते हैं, जिनका पूरे सदन निकल जाता है, एक दो प्रश्न के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाते। तो ये सारे हमें हर स्तर पर गौर करने की आवश्यकता है कि हम लोकतंत्र के मंदिरों को की गरिमा किस तरह से बनाए रखें, संविधान को कितना जाने, आम जनता की दुख दर्द की तकलीफों को दूर करें, नियम कायदे कानून जो भी है आपका जो दायित्व उसमें निर्वहन करने में आपकी भूमिका रहे। हालत ये है कि अगर हकीकत में देखें तो कई नियमों का पालन भी नहीं कर पाते। आम आदमी जी के मामले में शिवत्सन जी आप जब दूसरे गेस्ट बोल रहे हैं तो आप अपना ऑडियो थोड़ा ऑफ रखेंगे तो शायद बेहतर होगा। अर्चना शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अर्चना जी आपका। महेश जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। शिवत्सन जी आपने इस पूरे उनके अभिभाषण को सुना। क्या राजनीतिक संदेश, एक तो ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि संविधान को याद करो, दूसरा जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझें और खुद के हितों से ऊपर उठकर मतलब समाज के और अपने इलाके के हितों को प्राथमिकता दें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैं और हम का जो स्पेसिफिक उदाहरण दिया और जो बात कही, क्या इसका संदेश राजनीतिक राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के आंतरिक गुटबाजी से भी मतलब था या लगाया गया इसका मतलब? मीना जी देखिए, राजनीतिक संदेश अपनी तरह से निकाला जा सकता है क्योंकि ये पूरा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की ओर से ये पूरा किया गया था। तो ऐसे में राष्ट्रपति और संवैधानिक पद की सबसे बड़ी मुखिया हैं, वे खुद आकर राजनीतिक भाषणबाजी तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने संकेत बहुत अच्छा और सही तरीके से देने की कोशिश की। और साफ बात है कि लिखा जो पहले से लिख के उन्हें दिया गया था वह भाषण तो उन्होंने पढ़ा ही, तो आखिरी के 7 मिनट उन्होंने अपने दिल की बात कही। दिल की बात मतलब उन्होंने बिना पढ़े वो सब कुछ बातें कही, जिसमें कहा कि आज का दौर इंटरनेट का युग है, विधायक किस तरह का आचरण करते हैं, जनसेवक किस तरह का आचरण करते हैं, जनता हर पल उनकी हर आचरण पर, उनकी मर्यादाओं पर, चाल चलन पर निगाहें रखती है। जनता को बहुत आसानी से आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वह जानना चाहती है कि उनकी जो बात है, उनके जनप्रतिनिधि कितने सशक्त तरीके से अपने संसद में, विधानसभा में रखते हैं। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। उसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी बात की कि राजस्थान के विकास में किसी एक नेता या किसी एक दल की बड़ी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम भी लिया और कहा कि इन्होंने काफी बेहतर काम किया, उसी के चलते आज राजस्थान यहाँ तक पहुंचा है। तीसरी उनकी अहम जो बात थी, उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान से इसी विधानसभा में जो विधायक थे वे आज संसद में, लोकसभा की बात करें तो ओम बिरला वहां पर लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा में जगदीप धनखड़ राज्यसभा चेयरमैन है, तो इसी विधानसभा के सदस्य रहे हैं। यानी कि पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और संवैधानिक परंपराओं से काम करेंगे तो बेहतर से बेहतर जगह पे पहुंचना बहुत आसान होगा
क्योंकि इन्हीं मर्यादाओं को जनता देखती है, समझती है और उसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, राष्ट्रपति महोदय का ये भाषण था, लेकिन उनके एक इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के अगर देखा जाए तो यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि कॉमन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का ये कार्यक्रम था, वहां पर वे आई और आप तो खुद गवाह रही हैं जब पूरे देश के छोटे छोटे बच्चों को आप वहां लेके आई थी और उन्हीं में से एक बच्चा स्पीकर बना था, एक मुख्यमंत्री बना था और कई बच्चे मंत्री बने थे। किस तरह से विधानसभा की प्रोसीडिंग होती है ये हमने बच्चों ने सीखा था और हम सबने देखा था। यानी कि अपने आप में इस पूरे कार्यक्रम में न केवल विधायकों को समझाने की कोशिश की गई है, बल्कि इस तरह के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जो कार्यक्रम सीपी जोशी ने परंपरा शुरू की है विधानसभा अध्यक्ष ने, उसके जरिए आम लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होता है, आप बड़े होकर यदि इस तरह से बनेंगे और अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो आपको यह सब सीखना पड़ेगा, उसी आधार पर चलना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, अभी से उसे किस तरह पूरा करना। तो इन सभी चीजों को समझाने की कोशिश की जाती है और यही कारण था कि आज की जो सभा जहां पर राष्ट्रपति को बुलाया गया था विधानसभा के इस कार्यक्रम में, तो वहां पर न केवल वर्तमान विधायक मौजूद थे बल्कि कई पूर्व विधायक, यहाँ तक कि आरसीए चेयरमैन को भी बुलाया गया था। भले ही वे मुख्यमंत्री के बेटे हैं लेकिन आरसीए के चेयरमैन भी है और इस तरह से कई संवैधानिक पदों पर बैठे समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े लोगों को वहां पर बुलाया गया था ताकि वे देखें, समझें और अपने आप को एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में अपनी भूमिका को तय कर पाए। जी, अर्चना शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवत्सन जी ने जिस तरह से विस्तार से राष्ट्रपति के अभिभाषण के तथ्यों को रखा है, अर्चना शर्मा जी, वहां मौजूद जो लोग थे जिनके बारे में अभी शिवत्सन जी ने बताया, उन सब के बीच क्या चर्चा थी, उन सब का क्या सोचना था, क्या कहना था राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के बाद? और वो भी तब जब उन्होंने, शिवत्सन जी ने बताया कि जो उन्होंने उनका लिखा हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पद की जो गरिमा है, उन्हें पढ़ा लिखा हुआ भाषण पढ़ने में ये कहीं ना कहीं इस बात की चिंता रहती है या कहीं ना कहीं सतर्कता रहती है कि वो जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए कोई भी ऐसा शब्द, कोई बात ऐसी नहीं कही जाए जो कि उस पद के अनुकूल नहीं हो। राष्ट्रपति राज्यपाल कलराज मिश्र ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि वो नॉन स्टॉप कितना भी, क्योंकि वो एक बहुत लीडर ग्रास रूट के रहे हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन जब से उन्होंने राज्यपाल के भवन में, राजभवन में प्रवेश किया, उसके बाद उन्होंने लिखित भाषण पढ़ना शुरू कर दिया ताकि उस पद का सम्मान बना रहे। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिखित भाषण के बाद भी जो बेसिक बुनियादी उनके दिल से निकली जो बातें थी, जो विधायकों को, सांसदों को, विधायी प्रक्रिया से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति मन से बोलता है और उसको जी चुका होता है, कहीं ना कहीं उससे पहले जी चुका होता है, तब वो बात जब निकलती है तो जनता के, यानी कि जो लोग वहां बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनके दिल तक पहुंचती भी है। कितने प्रतिशत सफल हुई राष्ट्रपति अपनी बात को पहुंचाने में, अर्चना जी? राष्ट्रपति ने जिस तरह से आज अपना जो भाषण में, जिस तरह से जो उन्होंने बिल्कुल एक नैतिकता को फॉलो करने वाले जो कुछ पॉइंट्स बोले हैं, वो चर्चा का विषय सिर्फ वहीं पर नहीं, आज पूरे जयपुर में हर कोई डिस्कस कर रहा है कि आकर किस तरह से वो मैं और मेरा से विधायकों को मतलब नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल सरलता से उन्होंने जिस तरह से आज का जो वातावरण है उसके ऊपर उन्होंने जो एक बिल्कुल एक सहज होकर बात कही है। तो वही सब बात जो डिस्कस कर रहे थे कि कितने लोग उसको आगे फॉलो करेंगे। यानी एक जो चीज होती है कि चल रहा है, उन्होंने बोल दिया, लेकिन उसके आगे क्वेश्चन मार्क है कि इसको फॉलो कौन करेगा। बिकॉज डेफिनेटली बातें तो ये चीजें आज उन्होंने बोली है, इससे पहले जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ जी आए थे, उससे पहले ओम बिरला जी भी आए थे, और ये वाली सारी जो डिस्कशन है सब लोग एक एक करके बोल चुके हैं कि किस तरह से एमएलएस को, जो यहाँ पे जन प्रतिनिधि हैं, उनको एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स आजकल जनता देखती है, सब चीजें लाइव है, सब चीजें ऑन कैमरा है, आपका आचरण जो है वो पब्लिक में जा रहा है। तो यानी चीजें सेम वही चीजें हैं, लेकिन क्या उसको वो फॉलो कर सकते हैं, ये वाला एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये देखें कि आज जिस तरह से उन्होंने ये बोला कि जो राजस्थान के जो 2 जनप्रतिनिधि हैं वो आज दोनों हाउस संभाल रहे हैं, वो दोनों जनप्रतिनिधि भी यहाँ आकर इस तरह से बोल के गए थे, लेकिन तब भी यही चर्चा का विषय था कि क्या
कभी इन लोगों ने वो जनप्रतिनिधि रहते हुए क्या ये डेकोरम फॉलो किया है? तो यानी ये चीजें एक बोलते हैं वो पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट जो है कि कितने लोग ये चीजें तो सुन रहे हैं, कितने लोग फॉलो करेंगे, कितने लोग इसको भूल जाएंगे, फिर कल एक नया रिप्रेजेंटेटिव आएगा, फिर कोई कुछ बोलकर जाएगा। तो यानी इस तरह की चर्चा आम हो गई है, क्योंकि शायद वाकई जनप्रतिनिधियों का जो आचरण है, जो बिहेवियर है, वो लोगों तक तो हर कोई लाइव प्रोसीडिंग्स देखता है, तो कहीं ना कहीं डामाडोल है कि कितने लोग उसको फॉलो कर सकेंगे, और यही चीज डिस्कस हो रही है इन एंड अराउंड। जी, लेकिन जब देश का कहीं ना कहीं प्रथम नागरिक जो बैठा हुआ है राष्ट्रपति की कुर्सी पर, और खास करके जब वो महिला हो, महिलाएं घर परिवार समाज सब जगह अगर उस पूरे डोर को बांध कर रखती है, चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, राज्य की मुखिया हो या फिर राष्ट्रपति हो, तो निश्चित रूप से उस डोर को बांधने में उनकी भूमिका है वो कहीं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो दोनों पक्षों को समझती है। महेश शर्मा जी, जब राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई कोई महिला या कोई व्यक्ति इस तरह का संदेश देता है, तो भले ही प्रतिशत कितना भी रहे, लेकिन जो वहां बैठा हुआ जनप्रतिनिधियों का समूह है, निश्चित रूप से उस पर असर डालता है। जब वो अपने फील्ड में जाता है तो उस बात को याद रखता है, जब वो लोगों से मिलता है तो अपने व्यवहार में उसे अमल में लाता है। प्रतिशत कितना हो उस पर नहीं जाए, लेकिन जब वक्त दर वक्त ऐसी बातें प्रथम नागरिक या मुख्य पदों पर बैठे हुए शख्स द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, महिलाओं द्वारा की जाती है, तो उसका असर दूर तक जाता है। महेश शर्मा जी। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो उसका जो मैसेज जाता है बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन सवाल ये है कि वो क्रियान्वित किस रूप में हो पाता है। आप ये देखिएगा कि अगर गौर करें जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, तो मैं ये किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक व्यवहार की बात कर रहा हूँ जो दिखाई दे रहा है और जो अनुभव में आया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनप्रतिनिधियों का जो आम अपने जो लोक क्षेत्र में जो है विकास को भी अगर लें, यहाँ पर विचार कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें कि कौन से मेरे को इलाके में ज्यादा मत मिले हैं, मैं उसका विकास पे ज्यादा कंसर्न फोकस हूँ, न कि मतलब क्या कहते हैं कि जो जिन्होंने मेरे को वोट नहीं दिए वो इलाके उनके मतलब क्या कहते हैं उपेक्षित हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, और उसका कारण यही है कि वो उसके पीछे राजनीति छिपी होती है, एक चीज। और अधिकांश जो विधायक हैं उनकी ये है कि हम मेरे इलाके में कोई पोस्टिंग अच्छी हो जाए, मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, वो मंत्रियों पर दबाव डालते हैं, और इसके अलावा वो असंतोष की जो भावनाएं आती है वो स्पष्ट रूप से सरकार की छवि भी खराब करती है। और साथ ही और आप ये देखिएगा कि विधानसभा में भी अगर विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अधिकांश मंत्रियों के चैम्बरों में बैठे रहते हैं और वहां अपनी फाइलें लेकर के, अपने आवेदन लेकर के, इसकी सूचियां लेकर के घूमते रहते हैं। तो एक ये जो चीज है, और ये एक गौर करने की बात है, उन्हें बहस में हिस्सा लेना चाहिए और जनता की वहां मांग जहां उठानी चाहिए वहां नहीं आकर के व्यक्तिगत रूप से वो अपने काम करते हैं, और उसमें भी राजनीति का इस्तेमाल होता है। तो ये कोशिश ये होनी चाहिए कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो इसके लिए जितने भी तीनों विंग्स जो हैं हमारे, जो है चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो और जुडिशरी हो, इन तीनों को मिलकर के काम करने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि, और फिर दूसरा सब है कि आचरण क्या है आपके जो जनता के प्रतिनिधि जो है कि वो, हम जो शब्द का जो इस्तेमाल उन्होंने जो किया है अपने भाषण में, जब जब उसे चुनाव लड़ना होता है तो मैं सेवक के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं चुनाव तो वही जनप्रतिनिधि अपने को हम समझना शुरू कर देते हैं, वो फिर जनता के पास नहीं जाते, जनता उनके पास आती है। तो जो जनता उन्हें जो चुन करके जो भेजती है वो इग्नोर हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए उन्होंने यही कहा है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोक को उसके कल्याण के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसकी बहबूदी के लिए हम क्या कर रहे हैं
ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, आम आदमी के कल्याण तक ही नहीं है, बल्कि जो संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को बनाए रखने में भी उनकी भूमिका होनी चाहिए। वो राजनीतिक द्वेष और पार्टी लाइन को ध्यान में नहीं रखते हुए उनको वो परंपराएं काम करनी चाहिए कि कई देशों में ऐसी जो चीजें हैं कि लोकतंत्र में किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर के सही पार्टियों, अपने ही पार्टी के प्रतिनिधियों को अपने ही मतलब सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है जी। और इस सरकार में तो कम से कम इस सरकार में तो बार बार ऐसा देखने को मिला है, लगातार देखने को मिला है। प्रियदर्शी भटनागर जी, जब इतनी अच्छी बात हो रही होती है और हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम नैतिकता की बात करते हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि आज राष्ट्रपति को सुनने के लिए आपकी सरकार के कितने मंत्री और विधायक मौजूद थे वहां पर? जी देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने खुद ने ही बता दिया कि उनके पैरों में तकलीफ थी, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। परंतु उसके साथ साथ में जो ज्यादातर, जैसे आपने खुद ने फरमाया और जैसा सबको जनता को पता है कि जितने भी विधायक थे ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का सबने प्रयास किया, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण था। ये राजस्थान के लिए, सदन के लिए गौरवशाली बात है। ये जानना चाहती है सदन में कितने थे, मैं ये पूछ रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा और कम की बात नहीं है, कितने लोग लगभग थे? पार्टी के पास जानकारी है, संगठन को मालूम है कि आज राष्ट्रपति का इतना बड़ा कार्यक्रम था, ऐतिहासिक विधानसभा के लिए दिन था। इस ऐतिहासिक दिन को इतनी अच्छी बात सुनने के लिए और उन पर अमल करने के लिए, गौर फरमाने के लिए कितने लोग पहुंचे हुए थे, मंत्री और विधायक? देखिए, आमतौर पर चाहे कोई सी भी पार्टी हो, साधारणतः सरकार के अंदर ये मैसेज आता है कि किसी भी सत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा विधायक पहुंचे। आज की स्थिति में भी यही था, दोनों पार्टी की तरफ से जो भी विधायक थे उनको ये मैसेज था कि सब पहुंचे। फिर भी जो नहीं पहुंच पाए, जिनकी संख्या कम रही, तो उनके कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे जिस कारण वो नहीं पहुंच पाए। परंतु उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस सारी चीजों के अलावा जो बेसिक हम नेतृत्व की बात करें कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबसे पहली चीज होती है कि एक जवाबदेही और उत्तरदायी शासन होना चाहिए। उसी के माध्यम से एक जो सदन है और जो जनता है उसको वो लाभान्वित हो सकता है। तो आप देख लीजिए, हम सब खुश नसीब हैं इस संदर्भ में कि राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी जैसे गांधीवादी नेता का हमको नेतृत्व मिला है, हमें साथ मिला है। उनके शासन काल के अंदर लोकतंत्र। भटनागर जी कहाँ भटक गए आप? सीधा सवाल पूछा था मैंने। रुकिए, अभी हम दूसरे विषय पे नहीं जाते। शैलेंद्र धबाई जी, आपके यहाँ के कितने विधायक थे? बड़े वरिष्ठ लोगों में कौन लोग थे जो अनुपस्थित थे और जिनको होना चाहिए था? देखिए, लगभग हमारे 72-71 विधायकों में से 58-60 विधायक वहां थे, और प्रमुख जो लोग थे, जैसे हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं राजेंद्र राठौड़ जी थे, उप नेता हैं सतीश पूनिया जी थे, और तमाम जो और बड़े नेता थे वो वहां थे। काउंटिंग तो मैंने नहीं करी है मीना जी, लेकिन वहां क्योंकि एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण था कि राष्ट्रपति महोदया उद्बोधन दे रही थी, और आप ये सोचिए, अपन एक बहुत सार्थक बहस कर रहे हैं कि उनको राजस्थान की विधानसभा में इस राजनीतिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का बात करनी पड़ी, नैतिकता की बात करनी पड़ी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 साल से बहुत कुछ यहाँ विधायकों के व्यवहार में, आचरण में, यहाँ तक कि जो शैलेंद्र जी, आप अपनी बात से अलग हो रहे हैं। आपने कहा वो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति जब बोलती है तो विधानसभा को संबोधित करती है, तो वो किसी पार्टी की सरकार को संबोधित नहीं करती है। हाँ, मेरा आशय ये है, आशय मेरा ये था कि क्यों एक अपन जब चर्चा करते हैं तो उनकी बात के मायने भी निकाले जाते हैं, और बात जब वो कहती हैं तो राजस्थान के पिछले 5 साल में क्या बीता या 10 साल में क्या बीता राजस्थान की विधायकी के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, वो सब पे अपने को चर्चा भी करनी पड़ती है। और अपन ने, राजस्थान की जनता ने भी देखा कि लास्ट 3 सालों से किस तरह का व्यवहार, आचरण विधायकों का हुआ, किस तरह की सदन में भाषा का प्रयोग करा। तो ये सब चीजें बात आएगी मीना जी, आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक है,
क्योंकि चूंकि वो सारी पब्लिक डोमेन में है और उन्होंने जो बात करी है उनके मायने हैं, इसीलिए अपन आज बात कर रहे हैं कि राजनीतिक परिदृश्य क्या रहा, क्यों उनको नसीहत देने की आवश्यकता पड़ी, क्यों उनको उत्तरदायित्व की बात करनी पड़ी कि जनता जो है वो बहुत विश्वास से चुन के उनको भेजती है, उनकी एक विचारधारा होती है, वो जनता उनको भेजती है और उसके बाद वो जनता से अपना जुड़ाव रख पाते हैं, या जो मुद्दे होते हैं जो वहां विकास होना चाहिए था उन बातों को वो विधानसभा में रख पाते हैं, नहीं रख पाते, वो क्या रहता है, वो सारा ये इसी पे है सारा। आप जो अपन चर्चा कर रहे हैं तो इसमें ये पॉइंट उठना लाजमी है। और उन्होंने यही कहा कि राजस्थान तो जो है वो वीरों की धरती है, त्याग बलिदानों की धरती है। अगर त्याग करना भी पड़े किसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से तो त्याग भी करना चाहिए, बलिदान भी देना चाहिए, व्यवहार आचरण शुद्ध रखने चाहिए। ये तमाम बातें कि शब्दों मर्यादित शब्द होने चाहिए, संवैधानिक शब्द होने चाहिए, जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनका निर्वहन होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने राजस्थान के महापुरुषों की बात कही, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनाओं की बात करी और हर वर्ग को उन्होंने पहलू को छूने की कोशिश की। यहाँ महिलाओं का जो सशक्तिकरण रहा है, जो उनका भक्ति प्रेम रहा है, बलिदान रहा है, उस पर भी उन्होंने बात करी। तो तमाम बातें हैं जो कि राजस्थान की जनता को समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा जब राष्ट्रपति जी कोई बात कह रही हैं तो मीना जी उनके मायने होते हैं। वो क्यों, आपने जैसे पहले भी कहा था कि राजस्थान में ही आके क्यों कहा ऐसा, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा कि यहाँ के 3 साल में जो वातावरण है उसमें कैसे शुद्ध हो सकता है और कैसे मिलके हम सब राष्ट्र की बात करें। जो जैसे राष्ट्र की सेवा करने के लिए राजनीति में आया जाता है, हम जनता के सेवक के रूप में रहे, हम जनता के ऊपर ना बने, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होता है कि लोकतंत्र में लोक का कल्याण करना, और लोक का कल्याण करने के लिए हमको जनता इस मंदिर में भेजती है जहां उनके हित के, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाते हैं, उनके हित के कानून बनाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हर तरह से सामाजिक सुरक्षा उनको देते हैं। और जो भी हमारे राजस्थान के हर वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो और गरीब वर्ग हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, दलित हो, सबका सम्मान करते हुए, सबकी सुरक्षा करते हुए, सबको आगे ले जाने का भाव रहता है। तो यही उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक की तरह ही आपको सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। और इस तरह के जो मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, उनको अडॉप्ट करते हुए आगे राजनीति करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र धाबाई जी। राजनीतिक संदेश देने का जो प्रयास राष्ट्रपति ने किया वो हाल ही के राजस्थान के हालातों का भी कहीं ना कहीं बयां कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, और उनमें कैसे सुधार हो इसके लिए नसीहत जो है उनकी, वो अगर राजस्थान की मौजूदा सरकार और उसमें जो अस्तित्व के लिए मैं की लड़ाई में जितने नेता फंस गए हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जरूर इस बात को समझा होगा। राष्ट्रपति ने जो संदेश दिया है वो तो, अगर उसका राजनीतिक संदेश जिस तरह से शैलेंद्र धाबाई जी कह रहे हैं और जो कि सच भी है, तो वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लेता है और कैबिनेट के मंत्रियों को भी लेता है, विधायकों को भी लेता है। श्रीवत्सन जी, सवाल ये था, राजीव जैन साहब आप भी, राजीव जैन साहब से पहले पूछती हूँ फिर श्रीवत्सन जी के पास जाऊंगी। राजीव जैन साहब, कितने विधायकों की उपस्थिति, मंत्रियों की उपस्थिति कैसी रही आज? देखिए, उपस्थिति तो काफी 90% मानी जा सकती है। मंत्री भी काफी थे, मुख्यमंत्री जी चोटग्रस्त होने के कारण नहीं आ पाए, बाकी तो तब अमूमन जो उपस्थिति थी अच्छी थी। राष्ट्रपति का उद्बोधन जो था उसको सुनने के लिए पूर्व विधायक और काफी बड़ी संख्या में दूसरे उस तरीके के लोग भी थे, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी दीर्घाओं में अलग अलग जगह बैठे हुए थे। तो निश्चित रूप से तो राष्ट्रपति को सुनना एक बड़ी बात भी होती है कि वो क्या चीज बोल रही है, और खासकर जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों को किस तरीके का आचरण, चाल चलन, इस पे भी उनका जोर रहा उनके अपने भाषण में कि उनको अपने चाल चलन, आचरण को किस तरीके से रखना है। जनता उनको, जैसे और अभी बता रहे थे वक्ता, कि जनता उनको हर पल देख रही है। अब वो जमाना तो रहा नहीं, उनके आचरण को, चाल चलन को गहराई से देखती है और उसका आकलन जनता करती है, चुनाव के समय करती है। तो उन्होंने उन सब चीजों को इंगित भी किया और कई विधायकों को जो लगातार जीतते हैं चुनाव, उनकी तारीफ के रूप में भी कहा कि कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करते हैं। तो उस तरीके की सीख भी उन्होंने, एक जो संवैधानिक प्रमुख के नाते, एक गार्जियन के नाते जो सीख देने वाली चीजें थी, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। तो निश्चित रूप से राजस्थान की सभ्यता, परंपरा, गौरवशाली ऐतिहासिकता, उन सब चीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने जनप्रतिनिधियों के बारे में जो अपनी भावना रखी, उसका निश्चित रूप से काफी असर जाएगा
अब राजस्थान में तो अब चुनावी समय चल रहा है और विधानसभा का सत्र ये आखिरी है, तो किस तरीके से आचरण को, चाल चलन को लेके जो संदर्भ में चीजें आई सामने, उस पर कितना अमल ये जनप्रतिनिधि कर पाते हैं, ये सब देखने वाले आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता उसका निर्णय करेगी कि कितने उसमें वापिस आते हैं, क्या होते हैं। तो उस तरीके अर्चना शर्मा जी, जी अर्चना शर्मा जी, जनता जब निर्णय करेगी तब राष्ट्रपति की बात का ख्याल जनता को आएगा? क्या जनता तक राष्ट्रपति का ये संदेश ठीक से पहुंच पाएगा? और क्या जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश राष्ट्रपति ने की, जो पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के भीतर जो मैं की लड़ाई, जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी की लड़ाई, जिस तरह से सरकार अपने हाथ में रखने की लड़ाई जो चली, उसको नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा था उसे बहुत सुंदर शब्दों में अगर राष्ट्रपति कन्वे करने में सफल हुई तो वो विधानसभा के अंदर ही सीमित रह जाएगा या बाहर तक उसका संदेश और मैसेज जाएगा? जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाहर काफी चर्चा है। राष्ट्रपति ने जिस तरह से बिल्कुल सहज शब्दों में कहा कि जनप्रतिनिधि को मैं और मेरा से बाहर आना चाहिए, तो यानी लोग यही डिस्कशन बाहर कर रहे हैं कि यानी आज जो राजस्थान की परिस्थितियां बनी हुई है, जो हमने 4.5 साल में देखा, अब तो फिर भी एक जो बोल रहे हैं कि ट्रूस बन गया है, पैचअप हो गया है, लेकिन जो हमने जो एक खींचातानी देखी, जो शब्द बाण चलाए गए, जो कटाक्ष हुए एक दूसरे नेताओं पर, जिनको हम लोगों ने वोट देकर सरकार के लिए इलेक्ट किया है, जिस तरह की उन्होंने भाषा, अमर्यादित भाषाओं का यूज किया, सब चीजें होती देखी हैं कहीं ना कहीं। तो आज जो राष्ट्रपति ने जो एक बिल्कुल कुछ चीजें जो बोली हैं, और यहीं तक नहीं, जनप्रतिनिधियों के लिए ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा किस तरह से ट्राइबल्स को उन्होंने सिग्निफिकेंस दिया, किस तरह से मीराबाई, यानी राजस्थान का एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य भी सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। तो मुझे लगता है एक महिला जो इतने बड़े पोजीशन पर है और बहुत सहज तरीके से उन्होंने जिस तरह से अपने मैसेजेस दिए, मुझे लगता है ये हर जनता, यानी हर किसी के दिमाग के अंदर ये चीज कहीं ना कहीं घर करके बैठेगी। जब वो बाहर जाएंगे, कुछ नेता आएंगे, तब भी उनके माइंड में ये बात आएगी। मुझे लगता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए किस तरह से लोगों को भी सक्षम करना है सोचने के लिए कि जनप्रतिनिधि कैसा हो, एक ये भी उन्होंने एक मैसेज दिया है जनता को। और मुझे लगता है जनता भी इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समझने की जो ताकत आती है वो वहीं से आती है कि कितने सरल शब्दों में सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है। और मुझे लगता है राष्ट्रपति जी ने आज ये पूरी चीजें मर्यादित अपना किस तरह से संदेश को बिल्कुल छोटे से शब्दों में और सामने प्रेजेंट किया है जनप्रतिनिधियों के सामने, मुझे लगता है इसका काफी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा। जी, एक होता है विधानसभा के अंदर मंत्रियों द्वारा सुनना और विधायकों के द्वारा इस बात की चर्चा होना और वहां की मीडिया गैलरी में बैठे हुए जर्नलिस्ट लोगों के जरिए जनता तक पहुंचना, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे जो कुछ कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ दरअसल राष्ट्रपति पद जो है उसको लेकर उनके द्वारा कही गई बातों, दरअसल 15 अगस्त और 26 जनवरी के भाषण से आगे कभी राष्ट्रपति को जो है देश के नाम संदेश से आगे राष्ट्रपति को कभी उस तरह से देखा नहीं गया। ऐसे में अगर चुनावों से पहले राष्ट्रपति इस तरह का राजनीतिक संदेश देने में सफल होती है तो प्रियदर्शी भटनागर जी, मुश्किल बढ़ सकती है जो जिन पर निशाना साधा जा रहा है या जिनको संदेश दिया जा रहा है उनके भीतर जो परेशानी है वो परेशानी और बढ़ सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज, आपने अपने एंकर के बतौर आपने अपने संबोधन में 2-3 बार शायद ये कहने का प्रयास किया या आप ये समझाना चाह रही हैं कि आज जो राष्ट्रपति महोदया ने जो कहा वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी पार्टी के लिए कहा गया है, जबकि मैं आपको ये बता दूं जो मेरी समझ, मैं उसका अभिप्राय, मैं उसका अभिप्राय, मेरी बात का अभिप्राय आप बोल लीजिए, सुनिएगा, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं आपकी रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने बहुत स्पष्टता से पूछा ना आपने, तो अब आपने नहीं, मैं भी बिल्कुल आपसे बिल्कुल सकारात्मकता और बुरे आदर के साथ में आपको ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने 2-3 बार ये कहा कि राष्ट्रपति जी का ये कहने का तात्पर्य ये था कि राजस्थान के अंदर जो सरकार है उस सरकार के अंदर अगर कोई कमी है, कुछ है, उसकी तरफ उनका इंगित करने का तात्पर्य था, जबकि मैं इसको सरासर इस पे आपत्ति करता हूं और कहता हूं, इसको खारिज करता हूं।
जबकि राष्ट्रपति महोदया एक संवैधानिक पद पर हैं और उनका कहने का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी पे नहीं था। उन्होंने कंबाइंड जनप्रतिनिधियों के लिए यह बात कही थी कि किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार होना चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए, जनता के प्रति उसका नजरिया क्या होना चाहिए। जबकि आप और हम के लिए ये एक बहुत खुशनसीबी है कि राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी जैसे गांधीवादी नेता का हमारे को नेतृत्व मिला है। जो लोकतंत्र के जो मुख्य तत्व है, जो मुख्य गुण है, उनके अंदर होता है कि एक जन कल्याणकारी शासन हो, एक जवाबदेही हो, नैतिक उत्थान हो जनता का, उसके साथ साथ में उनकी समस्याओं का समाधान हो, उसके साथ साथ के अंदर आम जनता की जो स्वतंत्रता और समानता का नजरिया हो, ये सारे गुणों का समावेश माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। तो मैं नहीं समझता हूं कि आज का उनका कोई भाषण कोई राजनीतिक भाषण था। उनका भाषण एक सकारात्मक भाषण था और एक ऐसा भाषण था या एक ऐसी सीख थी, एक ऐसी हिदायत थी, एक ऐसा सुझाव था जो सारे कंबाइंड जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में सारी जनता के और सबके लोगों के व्यवहार से जुड़ा हुआ था। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत अच्छी और सुंदर बात कही आपने। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर बोलूंगी कि आप जरूर इस प्रोग्राम को देखिएगा। मैंने एक बार भी नहीं कहा मेरे शब्दों में या मेरे द्वारा कि ये राष्ट्रपति जी का संदेश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को देने का है। आप ही के साथ ही जो दूसरी पार्टी के यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जब इस तरफ इशारा किया तो मैंने उन्हें रोकना भी चाहा, लेकिन उन्होंने बहुत उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक बात करी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने बिल्कुल आज के सकारात्मक विषय पे बिल्कुल सकारात्मक बात करी है। प्रियदर्शी भटनागर जी, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता को ये लगता है और वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी उन्होंने अपने भाषण से की है, तो हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। और अगर हमें उस पर उन्होंने सकारात्मक बात करी है। मीना जी मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने आज जिस तरीके का आपका सकारात्मक सब्जेक्ट है, इसलिए उन्होंने उसको राजनीति से अलग हटाते हुए बिल्कुल सकारात्मक भाषा में बात करी है। मैं उनको इस चीज के लिए उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जी, ठीक है। तो ये बात जो शैलेंद्र धाबाई जी, कुछ नेटवर्क इशू जी, शैलेंद्र धाबाई जी, ये जो बात प्रियदर्शी भटनागर जी ने कहा है कि ये किसी पार्टी किसी सरकार को लेकर नहीं, बल्कि सीधे सीधे उन्होंने राजनीतिक शुचिता और लोकतंत्र के लिए कही है। आप भी इसी बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपका जो तात्पर्य था वो एकदम अलग था। मैं वापस आपके पास आऊं उससे पहले मेरे सहयोगी शिवत्सन जी, आपने शैलेंद्र धाबाई जी को सुना? उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पिछले समय में जिस तरह से कांग्रेस में जो कुछ हुआ, जो कुछ देखा जनता ने, उसे अनुभव करते हुए, राजस्थान की विरासत को याद करते हुए, राजस्थान के स्वर्णिम जो कहीं ना कहीं इतिहास रहा है, उसको समझाते हुए विधायकों को और जनता को एक संदेश देने की कोशिश की। शिवत्सन जी, जो शैलेंद्र धाबाई जी कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? वहां के आपकी सहमति का मतलब आपने वहां जो कुछ देखा, दोनों ही प्रवक्ता की बात से एक बात मुझे समझ में आई है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में आज कुछ तकनीकी परेशानी है। शिवत्सन जी, आपका कैमरा फिर रोटेट करना पड़ेगा। महेश जी, मैं आपके पास आती हूँ उसी सवाल के साथ। महेश शर्मा जी, जो मैंने शिवत्सन जी से पूछा। शिवत्सन जी, आप अपना ऑडियो एक बार ऑफ करिएगा प्लीज। जी, महेश शर्मा जी। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मैसेज देना था, देखिए औपचारिकताएं होती है शब्दों की, मतलब मार शब्द ब्रह्म है, तो कहीं ना कहीं उनकी मतलब क्या कहते हैं ना, गूढ़ता और उसकी मतलब उसकी जहाँ कहना चाहिए, जिनको महसूस करना चाहिए, वो सब हो जाता है। लेकिन सबसे जो आज लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, यही है कि लोक कल्याण के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादाएं कैसे हम जनप्रतिनिधि के रूप में हो या आम व्यक्ति के रूप में हो, सबको मतलब क्या कहते हैं ना, उसका पालन करना चाहिए। अब आप इसमें किसी भी रूप में मतलब जो राजनीतिक रूप लें या कैसे भी लें, ये जो संवैधानिक पदों पे और उच्च सर्वोच्च पदों पे होते हैं, तो वो इन चीजों का ध्यान भी रखते हैं। और साथ साथ ही उनका ये दायित्व भी होता है कि जब वो लोकतंत्र के सर्व बड़े
सबसे बड़े पद पर हैं तो वो लोकतंत्र की मर्यादाओं को आम जनता तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। राजीव जी, महेश शर्मा जी, जब शैलेंद्र धावा ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा था उसको देखते हुए, अनुभव करते हुए राष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा में ये संदेश दिया, तो ये संदेश बीजेपी के भी जो महत्वाकांक्षाओं वाले, मुख्यमंत्री पद वाले और मैं जिनके ऊपर ज्यादा हावी है राजनीति में, समान रूप से उतना उन्हीं पर भी, उन लोगों पर भी लागू होता है महेश शर्मा जी? हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आज राजनीति में जो भी है वो कहीं न कहीं अपने ईगो, अपने मतलब प्रभाव, अपने पकड़, सत्ता पर अपनी कुर्सी पे पकड़ बनाने के लिए सब प्रयास करते हैं। और यही चीज मतलब क्या कहते हैं ना, आपको प्रारंभिक बिंदु से शुरुआत करते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो आपके जिला परिषद के अध्यक्ष हो, या मतलब क्या कहते हैं एमएलए हो या सांसद हो। सब कुछ ऐसा है कि जो अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज राजनीति को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ज्यादा उपयोग हो रहा है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में होता जनता का कल्याण लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये हमारे एक लोकतंत्र के रक्षकों को ये जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वार्थों को भूल करके आम जनता की जो कल्याण की भावना पे प्रेरित होकर के काम करें। अब आप ये देखिए कि राजनीति की हम बात करें तो बहुत, अगर इसमें तो एक एक विषय पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन स्थूल रूप से ये है कि आज आसन का जो है वहाँ अध्यक्ष का अपने सदस्यों के साथ और अपने सदस्यों का जो है आसन के प्रति जो है जो भाव, उनके नियम, ये सारी जो चीजें हैं, और आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह का मतलब क्या कहते हैं गरिमा के लिए, जब मंत्री ही मतलब कहते हैं गरिमा खो रहे हो, तो ये सारी चीजें की जिम्मेदारी होती है इंडिकेट किया। लेकिन अब वो उन्होंने किस पे वार किया, क्या किया, ये समझदार सब लोग हैं, सबको माननी चाहिए बात कि जो हमारी हकीकत है वो हमें स्वयं से निकल के सर्वभाव के रूप में जाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारों में, चाहे विपरीत विचारधारा वाली सरकारें हों, उनमें समन्वय होना चाहिए और हकीकत देखनी चाहिए, यथार्थ में देखना चाहिए। और जिस तरह की जो अब धीरे धीरे सत्ता में पकड़ बनाने के लिए जो तरह तरह की जो घोषणाएं, मुफ्त की योजनाएं वगैरह जो हो रही हैं, तो ये भी एक बहुत विचारणीय विषय है। इस पे भी गौर करने की आवश्यकता है। फ्री बीज का जो है वो वास्तव में मतलब स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और इन चीजों को मतलब क्या कहते हैं ना, ये सब लोकतंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें अगर आप विस्तार में कहेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। तो इसमें ये है कि लोग का कल्याण क्या हो रहा है, उन्हें कुछ क्षण के लिए तात्कालिक लाभ देने के लिए है या स्थायी लाभ देने के लिए? पुल या सड़क मार्ग या बिजली या और उनके जो उनकी जो समस्या है उसका निवारण खत्म है, या उनको मतलब सत्ता में आने के लिए उनको मतलब फ्री में मतलब सब चीजें, जो कि आप ये सिस्टम जो है एक जिसको खड़ा करने के लिए, विकास के सिस्टम को खड़ा करने के लिए जो आवश्यकता होती है, अगर हम उसको वीक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी काफी कुछ प्रभावित होती है और हम कहीं न कहीं मतलब क्या कहते हैं स्वार्थ से लिप्त हो जाते हैं। जी, तो क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का संदेश राष्ट्रपति की तरफ से गया है, तो चुनाव में दावेदारों की जो संख्या है और जिसकी संख्या कहीं न कहीं अनुपात से बहुत ज्यादा है, उन दावेदारों को भी जब टिकट किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, और किसी गुट को ज्यादा प्रभुत्व मिलेगा, किसी गुट को कम मिलेगा। श्रीवत्सन जी, ऐसा माना जाए कि इससे आने वाले समय में दोनों तरफ जो कहीं ना कहीं एक दबाव बड़े लीडर्स पे अपने लोगों को साथ लेने का, किसको लें किसको नहीं लें, किसको टिकट दे, टिकटों के बंटवारे को लेकर जब होगी, तो ये बात एक नैतिक जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों में डाल पाएगी? मीना जी देखिए, मैं बार बार एक बात बताने की कोशिश कर रहा था, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम ही
राष्ट्रपति ने इतना जरूर बोला है कि संवैधानिक मर्यादा पद वगैरह का आचरण का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये बोलने की नौबत क्यों आई, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि वे खुद उड़ीसा विधानसभा की सदस्य रह चुकी है, वहां पर परिवहन मंत्री के तौर पर काम कर चुकी है और अब सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है, तो निश्चित तौर पर उनका नया लंबा राजनीतिक अनुभव है। वे देख चुकी है कि विधानसभा में किस तरह से प्रोसीडिंग होती है, विधायक किस तरह से वहां पर जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की बजाय राजनीतिक मुद्दों पर उलझ जाते हैं। हालांकि वह जरूरी ऐसा नहीं है कि जो मुद्दे उठते हैं विधानसभा में या विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है वह जरूरी नहीं होता है, बिल्कुल माना कि वे भी जरूरी होते हैं, लेकिन जब कोई सरकार बिल लेके आती है और बिल पर चर्चा ही नहीं होती तो उसे क्या कहा जाए। आज विधानसभा में ऐसा ही देखने को मिला। राष्ट्रपति जैसे ही अभी अपना भाषण खत्म करके चली गई, उसके बाद जैसे ही विधानसभा की करीब 1:15 बजे प्रोसीडिंग शुरू हुई, बीजेपी ने हिंडौन में एक दलित युवती के साथ जिस तरह से घटना हुई है उस पर सरकार का वक्तव्य मांगना शुरू कर दिया, लेकिन वह पूरी प्रॉपर फॉर्मेट में विपक्ष ने इस मांग को नहीं रखा था, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को उस विपक्ष की मांग को खारिज करना पड़ गया था। लेकिन इस दौरान जो आधे घंटे का वक्त विधानसभा का कीमती खराब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद राष्ट्रपति के तौर पर भी और बतौर अब तक जो विधायक रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, महामहिम अच्छी तरह से जानती है और यही कारण था कि उन्होंने केवल लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा बल्कि अपने मन की भी बात कही, वह बात कही जो उनके अनुभव से उन्होंने फील किया। उन्होंने बार बार यही करती रही कि राजस्थान की जनसंख्या करीब 7.5 करोड़ है, उसमें से केवल 200 लोगों को, बहुत किस्मत वाले होते हैं ये 200 लोग जिन्हें जनता पूरा भरोसा करके जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजती है। लेकिन क्या ये 200 लोग राजस्थान की 7.5 करोड़ जनसंख्या के साथ इंसाफ करते हैं, उनकी बात पूरी ईमानदारी के साथ उठाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, कानून बनाने में क्या उतनी ही गंभीरता दिखाते हैं? तो इन तमाम बातों को आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण में उठाया और उम्मीद की जा सकती है कि ये केवल भाषण नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि साल 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी राजस्थान विधानसभा में भाषण देने आए थे। उस वक्त टाउन हॉल में ये पूरा उनका विधानसभा चलती थी, तो उसके बाद भी यही सवाल उठा कि नेहरू जी का भाषण तो हो गया, लेकिन उस पर कितने लोग उसे फॉलो करते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करता और जैसा आपने शुरू में ही कहा कि भले ही शुरुआत 1 या 2 लोगों से होती है, लेकिन होती तो है। ये शुरुआत कहीं ना कहीं कभी इसी कोशिश का नतीजा कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने आज वह सब बातें कही तो जरूर पड़ता है, चाहे उन्हें महसूस और ये बात सभी जानते हैं कि जितने लोगों को उस पर अमल करना है उतने ही करते हैं, जिनको सुधरना है वही सुधरते हैं, लेकिन वो प्रोसेस हमेशा जारी रहना चाहिए। इसीलिए शायद राष्ट्रपति को ये बात कहनी पड़ी, और शायद क्यों इसीलिए राष्ट्रपति ने ये बात कही कि आत्मचिंतन हमेशा होना चाहिए, खुद से परिचय हमेशा होना चाहिए और हमारे इतिहास को याद रखते हुए वर्तमान के साथ चलना चाहिए। शैलेंद्र धाबाई जी, लेकिन जिस तरह से शिवत्सन जी ने बताया, राष्ट्रपति इधर निकली उधर बीजेपी सब भूल गई। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी का जो उद्बोधन हुआ उस पर हमने कोई भी राजनीति नहीं करी, और जो उनका एक आशय जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 3-4 सालों में, उसी पे एक इशारा था, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनके उद्बोधन पे किसी भी तरह की कोई राजनीतिक वक्तव्य आपके चैनल के माध्यम से जाए। लेकिन ठीक है, आपने उस भाव को समझा और इशारा जो था उसको लोगों ने समझने की कोशिश की, बस मेरा यही कहना था। लेकिन आप देखिए, लोग विधानसभा होती है, वो जनता की रक्षा, उनकी भलाई, उनके विकास की बात होती है। अगर इस तरह से अगर कोई दलित युवती का अपहरण हो गया, उसकी रिपोर्ट है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है और वो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो आप बताइए इस लोकतंत्र में आवाज कहाँ उठाएंगे? सड़कों पे ही उठाई जाती है लोकतंत्र में आवाज, आप देखिए विधानसभा में उठाई जाती है, विपक्ष कहाँ उठाएगा आवाज? बताइए। अगर राज्य सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे या मुखिया अगर बहुत मुस्तैदी से उनका शासन चल रहा होता, कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होती, पेपर लीक नहीं होते, भ्रष्टाचार नहीं होता, महिलाएं सुरक्षित होती, तो शायद हो सकता है कि विपक्ष को सड़कों पे लिया ना पड़ता। विधानसभा में कोई कानून आ रहा है, उस पर हम बहस करते और बहुत अच्छी तरीके से उसको लागू कराने की कोशिश करते, और सत्ता पक्ष भी जो है हमारी बात को मानता, उसमें संशोधन करता। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आपत्तियां हमने दर्ज कराई है विपक्ष के तौर पर, वो उसमें समाहित नहीं की गई, जिसका प्रतिफल हमने पिछली बार भी देखा। पेपर लीक कानून बना, नकल विरोधी कानून बना, उसके बाद वो 4 पेपर लीक, तो ऐसी तमाम बातें होती हैं। तो ये एक लोकतंत्र में
सड़क से लेके सदन तक आवाज उठाना, वो भी एक मजलूम महिला की आवाज उठाना या युवा की आवाज उठाना, किसान की आवाज उठाना, गरीब, वंचित, आदिवासी, किसी भी आम नागरिक की जो राजस्थान का है, उससे मनाही नहीं है। हाँ, सवाल तो ये है कि क्या आप विधायी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। सवाल तो ये है कि जनप्रतिनिधि जो है उन्हें जिस काम के लिए विधानसभा में भेजा जाता है क्या वो काम करते हैं। सवाल तो ये है कि क्या आप खुद के हितों से ऊपर उठकर राज्य और जनता के हितों को प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रपति ने जो संदेश आज देने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं वो उसमें कामयाब होंगी और आने वाले विधायक, जनप्रतिनिधि, मौजूदा विधायक, जनप्रतिनिधि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में जिन्होंने आज उनको सुना है, वो इस बात पर अमल करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।